Hello everyone. Myself Dr. Ravi Agarwal, a neuroclinical psychologist and clinical hypnotherapist. आज मैं फिर आपके सामने एक नया प्रैक्टिकल लेकर आया हूँ, आइजिंग पर्सनालिटी इन्वेंट। पर्सनालिटी का ह्यूमन लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल है। ये दो तरह की होती है, ट्रेट एंड टाइप। पुराने टाइम के अंदर ये कहा जाता था कि जो व्यक्ति मास्क लगाता है, बिकॉज लेटिन भाषा के वर्ड पर्सोना से इसे लिया गया है, और ग्रीक एक्टर्स जो थे मास्क लगाकर एक्टिंग किया और सारे जो करेक्टरिस्टिक्स उस मास्क के करेक्टर के अंदर थे वो अपने अंदर उतार लिया था। जैसे हम लोग रामलीलास में देखते हैं, जो राम का करेक्टर प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उनके अंदर पूरे करेक्टरिस्टिक्स राम के नजर आते हैं। जो हनुमान का करते हैं उनमें हनुमान जी के नजर आते हैं, जो रावण का करते हैं तो उनके अंदर रावण के नजर आते हैं। तो क्यों? बिकॉज दे वियर अ मास्क। तो कई साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले क्रैशमर ने इसको एक्सप्लेन किया 1925। उन्होंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, बताया कि 4 तरीके की पर्सनालिटी जो है हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक एंड डिस्क्लास। उसके 2 साल बाद यानी 1927 के अंदर यूंग जी आए और उन्होंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, दैट इज एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। उसके 17 ईयर्स बाद यानी 1942 में शेल्डन ने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। देन अगेन 22 ईयर्स बाद यानी कि 1964 में आइजिंक ने इनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। उन्होंने बोला कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिक एंड साइकोटिक, 4 हिस्सों में डिवाइड किया। मैंने इसके बारे में इसलिए बताया क्योंकि बिगिन टेस्ट को, प्रैक्टिकल को शुरू करने से पहले हमें अगर थोड़ा सा भी हिस्ट्री के बारे में पता तो हमें उसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है और समझना बहुत आसान है। तो आइजिंग पर्सनालिटी इन्वेंटरी को जो रिव्यू किया है, दैट इज डॉक्टर गिरधर प्रसाद ठाकुर, जो कि वाराणसी से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने इसको प्रैक्टिकल को डिजाइन किया। और जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो ये प्रैक्टिकल के अंदर हमारे पास 3 चीजें होती हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, परफॉर्म। हमारे पास एक इस तरीके का परफॉर्मा होता है, मैनुअल होता है, और एक हमारे पास परफॉर्मा है और एक हमारे पास स्कोरिंग। नाउ इट्स अ मैनुअल। मैनुअल मींस जिसके अंदर इस प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में पूरी डिटेल दी है। जैसे आप कोई मोबाइल लेते हैं या कोई भी गैजेट लेते हैं, उसके साथ एक बुकलेट दी हो। सिमिलरली इस प्रैक्टिकल के साथ भी एक मैनुअल दिया गया है जिसके अंदर इसको कैसे परफॉर्म करना है वो इसमें मेंशन है। देन इसको हम परफॉर्मा बोलते हैं। परफॉर्मे का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपने इसे कैसे करना है। देन देयर इज ए क्वेश्चंस आर देयर, और उन क्वेश्चंस के बेस के ऊपर हमें यह कैलकुलेट करना होता है कि हमारे सब्जेक्ट की पर्सनैलिटी यानी कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। अगर मैं इस प्रैक्टिकल में बात करूं तो हमारे पास टोटल 57 क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल 57 क्वेश्चंस हैं जो 2 पॉइंट स्केल के ऊपर है। 2 पॉइंट स्केल का मतलब है हाँ और नहीं, यानी इसमें सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन है, यस एंड नो। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को अपने सामने बिठाएंगे पहले, जैसे मैंने पहले भी कई सारे प्रैक्टिकल्स के अंदर बताया है। अगर आपने मेरे कोई चड्डी वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे आपको पूरे लिंक्स मिल जाएंगे, आप उस लिंक को देखकर पिछली वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 57 क्वेश्चंस हैं और जो कि 2 पॉइंट स्केल यानी यस और नो के ऊपर डिवाइड किए गए हैं। और उन्होंने इसमें क्या करना है, हमने सब्जेक्ट को बिठाना है, पहले उसके साथ एक प्रॉपर बॉन्डिंग तैयार करनी है और उसको ये बताना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ आपके बिहेवियर को कैलकुलेट करने के लिए, इसमें कोई भी चीज गलत या सही नहीं है। जो आपके दिमाग में फर्स्ट क्लिक करता है आपको जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में मेंशन है कि जहां पर भी उसको लगता है कि जो पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंगली है, जो स्टेटमेंट उसको सूट करती है, वो वहां पर ग वर्ड को टाइप कर देगा। तो लाइक दैट सब्जेक्ट क्या करेगा, 57 क्वेश्चंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, हर क्वेश्चन के ऊपर वो इनको प्रॉपरली कैलकुलेट करेगा और साथ में अपने आंसर्स को देगा। जो उसको नहीं समझ में आएगा वो आपसे कंसल्ट कर सकता है, पूछ सकता है, और आपने देखना है कि कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो उसे समझ में नहीं आए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन किसका है। जब से सबसे पहले अगर दिया गया है, क्या आप अक्सर उत्तेजना के वशीभूत हो जाते हैं?
यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट। अगर ऐसा है तो आप हाँ के ऊपर क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो ना पे क्लिक कर देंगे। क्या आप प्राय अपने मित्रों द्वारा प्रोत्साहित होने की अपेक्षा रखते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स बार बार आपको बोले कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं? अगर ऐसा लगता है तो आप हाँ पे क्लिक कर देंगे। आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो आप ना पे क्लिक कर देंगे। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो उसको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल जनरल क्वेश्चंस हैं और उसकी डेली रूटीन्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सब्जेक्ट क्या करेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देगा और उसके बाद आपने ये परफॉर्मा उससे वापस ले लिया। नाउ अभी मैंने बात करी एक मैनुअल की, एक परफॉर्मेंस। नाउ तीसरी चीज हमारे पास आती है स्कोरिंग की। दैट इज द स्कोरिंग की। इस स्कोरिंग की के अंदर ये मेंशन किया गया है आपने स्कोर कैसे करना है, यानी कि जो आंसर सब्जेक्ट ने मुझे दिए हैं उसका मतलब क्या है, हमें उसको क्वांटिफाई करना है ताकि हम ये जान सके कि उसका मतलब क्या है और वो क्या कहना चाहता है। तो उसको करने के लिए हमारे पास क्या है, दैट इज अ स्कोरिंग की, दैट इज आइजिंग पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जिसके अंदर हमारे पास 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन एंड लाई। न्यूरोटिसिज्म का मतलब क्या है कि पेशेंट न्यूरोटिक तो नहीं, यानी जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं क्या उसके अंदर कोई न्यूरोटिक फीचर्स हैं। जैसे हम लोगों ने साइकोपैथोलॉजी के अंदर पढ़ा है, दैट इज पीसी गो। पी से फोबिक डिसऑर्डर, सी से कन्वर्जन डिसऑर्डर, जी से जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, और से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड डी से डिसोशिएटिव डिसऑर्डर। तो पीसी गॉड के अकॉर्डिंगली क्या वो न्यूरोटिक उस कैटेगरी में तो नहीं आता है। देन एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन मींस कि सब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिकल को अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मींस कि वो हर काम को आगे बढ़कर करता है, हर काम को करने के लिए कहेगा मैं सबसे पहले करूंगा। उसके बहुत सारे दोस्त होंगे, हर एक के साथ ऐसे मिल जाएगा जैसे वो बहुत टाइम से उसको जानता है, फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा होगा एंड हर चीज को आगे बढ़कर करने वाला होगा। दैट इज एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब कि वो बिल्कुल अपने में चुप रहेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, कोई काम करना हो पीछे की तरफ होता रहेगा, कहेगा मैं नहीं करता काम। देन अगर करेगा भी तो वो प्रॉपरली अपने में ही मिलता जुलता रहेगा, मतलब किसी से बातचीत नहीं करेगा, पार्टी में भी जाएगा तो अकेला बैठा रहेगा, किसी से ज्यादा मिक्सअप नहीं होगा। जबकि एक्सट्रोवर्ट हर एक के साथ मिक्सअप है। लाई मीन्स झूठ बोलना। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर हम स्कोरिंग में चेक करें कि पहला क्वेश्चन के अंदर अगर सब्जेक्ट यस बोलता है देन वी हैव टू गिव 1। अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर नो बोलता है तो आपने उसको कोई मार्क नहीं दिया। सिमिलरली लाइक दैट आपके पास ये सारी चीजें दे रखी हैं। अगर मैं न्यूरोटिसिज्म की बात करूं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे, 7 पे, 9 पे, 11 पे, 14 पे अगर सब्जेक्ट यस बोलता है तो आपने उसे 1 मार्क देना है। बट अगर वो नो बोलता है तो आपने उसे कोई मार्क नहीं दिया। सिमिलरली अगर मैं एक्सट्रोवर्जन की बात करूं, एक्सट्रोवर्जन के अंदर अगर वो यस बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन, 3rd, 8th, 10th, 13, 17, 21, 25 लाइक दैट ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर इसके अंदर वो यस में वो आंसर देता है तो आप उसे 1 मार्क देंगे, दैट इज 24 क्वेश्चंस हैं। और अगर वो नो 5th क्वेश्चन में बोलता है तो आपने उसे 1 मार्क देना है। यानी कि यहां पे उल्टा हो गया। अभी तक तो क्या था कि अगर वो यस के ऊपर क्लिक कर रहा था तो आप उसे 1 मार्क दे रहे थे, बट यहां पर अगर वो नो पे क्लिक करेगा तो आपने उसे 1 मार्क देना है, अदरवाइज आपने उसे कोई भी मार्क नहीं देना। सिमिलरली लाई में क्वेश्चन नंबर 6, 24 एंड 36 अगर इन दोनों क्वेश्चन में अगर उसने यस दिया है तो आप उसे 1 मार्क देंगे। और अगर 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर यानी कि 12, 18, 30, 42, 48, 54 इन क्वेश्चंस के अंदर अगर वो नो बोलता है तो आप उसे 1 मार्क देंगे, अदरवाइज आप उसे कोई भी मार्क नहीं देंगे। तो लाइक दैट दीज आर द स्कोरिंग की। आपने क्या करना है, आपने अपना परफॉर्मा उठाना है और परफॉर्मे के अंदर पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन के अंदर अगर मान लो क्वेश्चन था क्या आप अक्सर उत्तेजना के वशीभूत हो जाते हैं। अगर सब्जेक्ट उसमें यस बोलता है तो आपने क्या करना है, उसको 1 मार्क दे देना है, यानी कि एक्स्ट्रोवर्जन है तो आपने E1 कर देना है। सिमिलरली
5th नंबर क्वेश्चन के अंदर, क्या आप किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व किंचित रुककर पुनः विचार करते हैं? यानी कोई काम करना शुरू करते हैं तो पहले एक बार रुकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करते हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं या नहीं करते, अगर नहीं करते हैं यानी कि उसने नहीं पे क्लिक किया है तो आप उसे 1 मार्क यानी कि E1। तो लाइक दैट आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। और अगर यह 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्या आप किसी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप उस पर अविचल रहते हैं असुविधाओं की चिंता किए बिना? यानी कि आपने कोई निर्णय ले लिया और उसके बाद एकदम से स्थिर हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं कि मैंने ये करना ही करना है, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अगर ऐसा है और उसने यस पे क्लिक किया है तो आप उसे 1 मार्क देंगे। बट अगर उसने नो के ऊपर क्लिक किया है तो आप उसे कोई भी मार्क्स नहीं देंगे। देखिए, मेरे पास कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये इंग्लिश में अवेलेबल है, बट बेसिकली बच्चों की ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं कोशिश की जाती है कि हिंदी में डेवलप किए जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को कैलकुलेट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसका बेनिफिट उठाया जा सके और वो इसे अपने बारे में जान पाए। तो कोशिश की जाती है कि इन टेस्टों को आसान लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में बनाया जाए ताकि वो उन्हें समझ सके। इसके बाद आपके पास जो मैनुअल आता है, यहां पर आपको इंटरप्रिटेशन मिलेगी। इंटरप्रिटेशन आएगी आपकी पेज नंबर 7। यहां पर आपने क्या करना है, आपके पास एन का स्कोर इकट्ठा हो गया, आपके पास ई का स्कोर इकट्ठा हो गया और आपके पास एल का स्कोर इकट्ठा हो गया। अब आपने क्या करना है, इन तीनों स्कोरों को टोटल करके अपने पास नोट डाउन। एन का आपके पास स्कोर आ जाएगा खाली यस का, ई का भी खाली स्कोर आपके पास 2 स्कोर आएंगे, एक यस का अलग स्कोर आएगा, नो का अलग स्कोर आएगा। आपने दोनों का टोटल करके नोट डाउन कर लेना है। ऐसे लाई के भी आपके पास यस का अलग स्कोर आएगा और नो का अलग स्कोर आएगा, आपने उसको नोट डाउन। जैसे ही आप उसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद इंटरप्रिटेशन के अंदर क्लियर मेंशन्ड है कि अगर आपके सब्जेक्ट का स्कोर लाई वाली कैटेगरी में यानी कि 3rd कैटेगरी, अगर मैं एल की बात करता हूं, अगर एल के अंदर लाई का स्कोर मोर देन 6 है, यहां पे देखिए, सिंस एल स्कोर इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ डिजायरेबिलिटी रिस्पॉन्स सेट इन द सब्जेक्ट, द इन्वेंटरी ऑफ द पर्सन स्कोरिंग 6 एंड अबव इज नॉट कंसिडर्ड रिलायबल। अगर किसी सब्जेक्ट का स्कोर 6 से ऊपर आता है एल सेक्शन में, अगर किसी सब्जेक्ट का स्कोर 6 से ऊपर आता है, और एल सेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन कितने हैं टोटल? 9 क्वेश्चन। अगर उसके अंदर सब्जेक्ट का स्कोर 6 से ऊपर आता है तो हम ये मान सकते हैं कि वो पर्सन रिलायबल नहीं है, बहुत झूठ बोलता है। देन पेज नंबर 8 में आपके पास ये टेबल दिया है। इस टेबल के अंदर हमारे पास 2 कैटेगरीज दी गई हैं, मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल के ऊपर आप इसको कंडक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लड़का आपने लिया और आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है कि उसकी पर्सनैलिटी यानी कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, तो आप उसका स्कोर देखिए। अब आप एक चीज देखिए, हमारे पास टोटल क्वेश्चन है 57। पहले इस बात को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। टोटल स्कोर हमारे पास है 57, जिसके अंदर एन के अंदर टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 24, ई के अंदर टोटल क्वेश्चन है 24 और एल के अंदर टोटल क्वेश्चन है 9। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरे सब्जेक्ट का स्कोर मैक्सिमम कितना जा सकता है, अगर मैं तीनों कैटेगरी की भी बात करूं, अगर मैं तीनों कैटेगरी को जोड़ भी दूं तो मेरे सब्जेक्ट का स्कोर हाईएस्ट कितना जा सकता है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपका एक स्कोर है 1, अगर वो यस पे क्लिक करता है तो 1 है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें वो नो पे क्लिक करता है तो 1, यानी कि 0 मार्क्स तो आपने कहीं देने ही नहीं है। यानी कि एक्सट्रोवर्जन के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम स्कोर कितना जा सकता है, 24, ठीक है, और मिनिमम स्कोर कितना जा सकता है, 0। सिमिलरली न्यूरोटिसिज्म स्कोर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम स्कोर कितना जा सकता है, 24 और मिनिमम 0। क्योंकि अगर मान लो सब्जेक्ट इस तरीके से क्लिक करता है कि वो सारे ही क्वेश्चन को नो पे क्लिक कर देता है, तो क्या होगा, स्कोर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से एक्सट्रोवर्जन में जो यस वाले क्वेश्चन है उस पे वो नो पे क्लिक कर दे और नो वाले क्वेश्चन पे यस पे क्लिक कर दे, तब स्कोर 0 हो जाएगा।
ऐसे लाइव वाले क्वेश्चंस पे यस वाले क्वेश्चंस की जगह नो पे और नो वाले क्वेश्चन पे यस पे कर दे तो स्कोर 0 हो जाएगा। यानी कि पूरे टेस्ट में अगर हम बात करें मिनिमम स्कोर 0 जा सकता है और मैक्सिमम स्कोर न्यूरोटिसिज्म में 24, एक्सट्रोवर्जन में 24 एंड लाइव के अंदर 9 जा सकता है। तो यहां पर एक्सट्रोवर्जन के अंदर हम चेक करेंगे, अगर मेरे पास मान लो मैंने एक लड़का लिया, लड़के का स्कोर एक्सट्रोवर्जन के अंदर 15 आता है, 15। अब 15 आप किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं? लड़का लिया 10 एंड बिलो, 18 एंड अबव। अब यहां पे हमारे पास हम उसको एक्सट्रोवर्ट में रखेंगे या इंट्रोवर्ट में रखेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे 15 कहां पे लाई करता है, 18 के ज्यादा नजदीक है या 10 के ज्यादा नजदीक? मोस्ट प्रोबेबली 18 के ज्यादा नजदीक है, तो आप उसको एक्सट्रोवर्ट। बट कई बार क्या ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे 14 हो सपोज, यानी कि बीच में आ गया, तो जब आप सब्जेक्ट से बात करते हैं, हम स्टार्टिंग के अंदर रेपो मेंटेन करते हैं, तब हम उसमें कैलकुलेट करके देखते हैं कि वेदर ही इज एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। अगर दोनों ही है तो यानी कि उसके एम्बिवर्ट कैलकुलेशन आप कह सकते हैं कि उसके अंदर दोनों ही मिला जुला रूप है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का। तो आपने वो जब सब्जेक्ट से मीटिंग करेंगे, उसे बैठेंगे, उससे बातचीत करेंगे, रेपो बिल्डिंग करेंगे, तो उसमें आपको काफी हद तक उसके बारे में पता चलेगा कि वो क्या है। अब सपोज एक लड़की लेते हैं और लड़की का न्यूरोटिसिज्म के अंदर स्कोर 14 है। अब 14 है, दैट्स मीन 15 के पास है, तो हम उसको कहां पे ले लेंगे? दैट इज न्यूरोटिक। यानी कि वो सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा तनाव में भी रह सकता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है और पर्सनालिटी के अंदर न्यूरोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हैं, ठीक है। और स्टेबल हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि जो न्यूरोटिक पेशेंट्स होते हैं या न्यूरोटिसिज्म जिसके अंदर होता है वो टोटली स्थिर रहता है, ज्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। तो वो, और अगर किसी का स्कोर 5 से नीचे चला जाता है, मान लो लड़की का स्कोर 4 आता है, देन वी कंसीडर इट्स अ स्टेबल वन, यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम न्यूरोटिसिज्म की नहीं है, वो नॉर्मल है। बट अगर स्कोर उसका 12 से ऊपर के करीब जाता है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 15 और 5 के बीच में 10 का डिफरेंस है, यानी कि अगर 10 के आसपास स्कोर रहता है तो उसके अंदर मिक्स रहते हैं, वो स्टेबल भी हो सकता है और न्यूरोटिक भी हो सकता है। बट अगर उसका स्कोर 10 से अबव रहता है तो वो उसके अंदर चांसेस हैं कि वो स्ट्रेस और एग्जाइटी को ज्यादा लेती है या लेता है, एंड द रिजल्ट ऑफ दैट वो लेटर ऑन स्टेज में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो सकती है अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस या काउंसिल नहीं किया। देन सिमिलरली मेल का रहता है, और तीसरी कैटेगरी जो इसमें मेंशन नहीं की गई है, जो उन्होंने खाली रिटर्न के अंदर मेंशन किया है कि अगर सब्जेक्ट का स्कोर 6 से अबव जाता है, यानी कि टोटल क्वेश्चन है 9, मैक्सिमम स्कोर जा सकता है 9, अगर सब्जेक्ट का स्कोर 6 to 9 के बीच में है तो हम ये मान के चलेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो बहुत झूठ बोलता है, और अगर उसका स्कोर लो रहता है, बिलो 5 के करीब रहता है, तो हम ये मान के चलेंगे ही इज अ रिलायबल पर्सन, आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो ये बात आपने समझनी है कि जब भी हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे कि वी हैव 3 थिंग्स। नंबर 1 मैनुअल, मैनुअल के पेज नंबर 7 के अंदर इंस्ट्रक्शन वो दी गई है कि आपने कैसे इसको कवर अप करना है। देन मैनुअल के पेज नंबर 8 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि आपने उसकी स्कोरिंग कैसे करनी है, और स्कोरिंग कैसे करनी है वो पेज नंबर 7 और 8 में मेंशन्ड है। और स्कोरिंग करने के लिए बकायदा स्कोरिंग की दी गई है, जिसमें मेंशन किया गया है कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। देन वी हैव परफॉर्मा, जिसके अंदर 57 क्वेश्चंस हैं और जिसके अंदर आपने सब्जेक्ट की डिटेल्स आगे भरवा लेनी है, और जो आपका स्कोर आएगा NEL, वो आप यहाँ पर जो ब्लॉक्स दिए गए हैं इसके अंदर टोटल स्कोर N का कितना है, E का कितना है, L का कितना है, वो आप इसके अंदर मेंशन कर दें। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसके ऊपर भी आप ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका पर्सनालिटी कैसी, वेदर इट्स इंट्रोवर्ट, वेदर इट्स एक्सट्रोवर्ट, वेदर इट्स न्यूरोटिक और स्टेबल, और वेदर ही इज ए रिलायबल पर्सन और नॉट। तो लाइक दैट आप इस पूरे प्रैक्टिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं, व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे की तरफ मेरे मोबाइल नंबर मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं कोशिश करूंगा आपकी सारी क्वेरीज को पूरा करूं। थैंक यू।